हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। हम इस चैनल पर आपको सभी सरकारी नौकरी की सूचना देते हैं। आपको हम उसके आवेदन प्रक्रिया को बताते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्या क्या साइज चाहिए, हम पूरे आपको उसके बारे में दिखाते हैं करके। उसके बाद है कि एडमिट कार्ड कब आया, सेंटर पर क्या क्या ले जाना है, उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे स्टार्टिंग में टायर 1 टायर 2 का रिजल्ट आ रहा हो, उसके बाद मेरिट लिस्ट के रिजल्ट आते हैं, तो उन सभी रिजल्ट के बारे में हम आपको इस चैनल पर नोटिफाई करेंगे। प्लस जितने भी जो प्राइवेट जॉब की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो भी हम आपको इस चैनल पर बताते हैं। और साथ साथ कुछ यूजफुल वीडियो जो कि किसी भी केंद्र योजना के बारे में, या राज्य सरकार किसी स्कीम को लाती है, या फिर हमें कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाने चाहिए जो फॉर्म सब में यूज होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। वैसे आप हमारा चैनल खोलकर जरूर देखें इसमें क्या क्या अपलोड किया जाता है। और देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हम नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक आपके साथ रहेंगे। तो चलिए आज हम एक जॉब के बारे में बात करेंगे। वो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा लाया गया जॉब है। अब इसमें देखेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या है। ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जॉब लाया गया है ये है असिस्टेंट के लिए, मतलब पोस्ट का नाम जो असिस्टेंट है। इसका जो आवेदन शुरू हुआ है 6 फरवरी से शुरू हो चुका है और 7 मार्च तक चलेगा। उसके बाद जो आप फी पेमेंट जो है 9 मार्च तक कर सकते हैं। साथ में जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो अभी कुछ अनुमानित डेट आप कह लें, तिथि कह लें, 30 अप्रैल है। इसमें कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, हो सकते हैं इसे आगे बढ़ा दिया जाए कुछ दिनों के लिए किसी कारणवश। रही बात आप जान लें तो इसमें कुल 550 भर्ती होने हैं और ये ग्रुप बी लेवल का जॉब है, जिसमें लेवल 7 से आपकी जो तनख्वाह रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। नीचे आते हैं और हाँ, इसमें आपको प्लस अलाउंस भी मिलेंगे, जो भी हाई कोर्ट के नियम के अनुसार जो भी अलाउंस दिए जाते हैं उन सभी चीजों को आपको दिया जाएगा सैलरी के साथ। आगे देखें रिजर्वेशन में सीट्स डिवाइडेड कैसे है। देखिए, एक्चुअली बिहार सरकार में जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स निकलते हैं ना, उनमें से कुछ प्रतिशत, शायद 35% सीट जो है महिलाओं को दिया जाता है। जैसे अब टोटल सीट्स जो है रिजर्व के लिए 238 है बैकलॉग को मिलाकर, तो उनमें से 76 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 76 सीट पे है जो महिलाओं को ही भरा जाएगा। अगर उनसे सपोज उनका मार्क्स भी आपसे कम क्यों ही ना हो। वहीं शेड्यूल कास्ट में जब आप देखिएगा तो इसमें कुल 88 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए कुल 33 सीट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सीट है, उसमें से 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 99 सीट है, जिसमें से 39 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बैकवर्ड क्लास में कुल 66 सीट है और 22 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 54 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें से 17 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये जो महिलाएं हैं इन सभी कैटेगरी में फॉल करेंगी। जो भी शेड्यूल कास्ट में आ रही होंगी उनमें से वो महिलाओं को ये दिया जाएगा सीट्स। तो टोटल जो है 550 सीट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिनमें से 189 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, हो सकता है जो भी कट ऑफ निकले उनमें जो है उतनी महिलाएं 189 जिनका जरूरत है उतना नहीं पुर पाए, तो उस केस में आपको हम बताएंगे क्या किया जाएगा उन वैकेंट सीट्स का। वैसे आपको हम बता दें 550 सीट्स में से 22 सीट जो है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए, मतलब करे जितने भी कैटेगरी में ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड होंगे पर्सन, उन्हें ये सीट दिया जाएगा। सपोज करें 2 हैं आदमी, ये एक जनरल में बंदा है, एक ऑर्थोपेडिकली है, तो क्या है इनका अगर मार्क्स आपसे कम भी रहेगा तो भी इन्हें पहले प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि इनके लिए 22 सीट एलिजिबल है। तो 22 सीट जो आरक्षित है ये इन्हें ही भरा जाएगा इससे। वही देखिए, आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर आके। आपको हम इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। आपको जैसा मैंने बताया 6 फरवरी से 7 मार्च रात 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर डेट में कुछ शिफ्ट हुआ तो हम आपको नोटिफाई जरूर करेंगे। साथ में हर कोई एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर आप मल्टीपल भर देते, मतलब एक से ज्यादा, तो जो सबसे अंतिम एप्लीकेशन फॉर्म होगा और जो सही होगा उसे चूज किया जाएगा। और हाँ, इसमें जो रिजल्ट सोच रहे हैं आपको कॉल अप लेटर आए, तो आपको सारे लेवल का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जो भी इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट है, इंटरव्यू है, तो ये सभी आपको फेस करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है, अगर सब लेवल को आप क्वालिफाई करें। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी 550 है, इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये हाई कोर्ट ऑफ पटना पे डिपेंड करता है, वो आगे पीछे करें। इसके लिए आप कोई भी तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते हैं। आगे चले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो ये जो होना चाहिए जो भी मतलब बंदा इसके लिए अप्लाई कर रहा है, ये अगर वो भारत का निवासी है तो ठीक है। और हाँ, अगर वो तिब्बतन रिफ्यूजी है, मतलब तिब्बत से आया था 1 जनवरी 1972 से पहले,
और उनका इरादा है कि हाँ भाई अब भारत में ही जिएंगे मरेंगे, तो वो भी भर सकते हैं। और हाँ, अगर आप भारत के ही हैं लेकिन आप किसी पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज तंजानिया, जाम्बिया से लौट कर भारत में आए हैं और आपका इरादा है कि अब भारत में ही आपको रहना है पूरे तरीके से जीने मरने का, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वहीं आपको हम बता दें कि ये जो तिब्बतन रिफ्यूजी था और ये आपने माइग्रेट किया है, अगर आप इंडियन है इन सभी देशों से, पार्टिकुलर पाकिस्तान, बर्मा और जो देश के नाम है, तो आपको लेना, उसके लिए ना सरकार कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है, वो आपको शो करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कुछ कैरेक्टर है। देखिए, अब एक सपोज कीजिए कोई लड़का अप्लाई किया है, तो या कोई लड़की अप्लाई की है, तो उसके कैरेक्टर का कैसे पता चलेगा कि इसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं? इनके लिए बेसिकली जो आपके कॉलेज के थ्रू बहुत सारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब प्रोवाइड किया जाता है, या फिर जो है क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उन सब के तहत पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है। और आपके कैरेक्टर को लेकर जो भी ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो भी आपका सिलेक्शन करेंगे, वो उनका जो डिसीजन होगा, उनका जो निर्णय होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा है कि खराब है, तो उनका फाइनल होगा। आप उन पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते हैं। रही बात, अगर कोई आदमी है जिन्हें सरकारी जॉब से या ऐसा कोई मतलब वो कॉर्पोरेशन में वो काम कर रहे हैं जिसको सरकार चलाती है, तो अगर आपको वहां से निकाला गया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हाँ, अगर आपको सिर्फ पनिश किया गया, मतलब कुछ सजा दिया गया कुछ फाइन के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस के केस में, अगर आपकी शादी जो है, मतलब किसी लड़के की शादी जो है दो बीवियों से हुआ है और दोनों जीवित है, तो वो एलिजिबल नहीं है, उनकी दो वाइफ हैं, या फिर कोई एक ऐसी महिला कैंडिडेट जिन्होंने ऐसे पुरुष से शादी किया है जिनकी की पहले से एक बीवी है, तो वो भी महिला इसमें एलिजिबल नहीं है। रही बात फिजिकल फिटनेस को, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। आप जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आपको दिखना चाहिए, आप चल बुल पाना चाहिए, आप में उठने और बैठने की शक्ति होनी चाहिए, जो कुछ है जिससे ना आपकी इफिशियंसी परफॉर्मेंस पर फर्क ना पड़े, तो आप एलिजिबल है। वहीं जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, जो इस पार्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, उन्हें इस बात को लेकर छूट है, लेकिन हाँ, उनका भी जो है मानसिक अवस्था जो ठीक होना चाहिए, साथ में शारीरिक में उन्हें कुछ छूट मिलेगा, बट उनकी भी शारीरिक अवस्था ठीक होनी चाहिए। अब देखिए, उम्र सीमा के बारे में देखें तो कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, 1 जनवरी 2023 को पूरा जाना चाहिए। और हाँ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद का रहा तो आप 18 साल के नहीं होंगे, 18 साल के नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ जो अपर एज लिमिट है, अगर आप मेल हैं और जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका 37 साल जो अपर एज लिमिट है, और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1986 के पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं आप जनरल ईडब्ल्यूएस है लेकिन महिला कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 साल आपका अपर एज लिमिट है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1983 के पहले का नहीं हो सकता है। या फिर बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 साल अपर एज लिमिट है, और इनकी भी जो है डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1983 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 42 साल जो है अपर एज लिमिट है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जनवरी 1981 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं और आप किसी भी कैटेगरी में, तो आपका अपर एज लिमिट 47 साल है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 1976 से पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि जो अपर एज लिमिट जो भी दिया हुआ है, अगर आप क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में काम करते हैं किसी भी पोस्ट पर, या बिहार सरकार में, तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं है किनके लिए, जो कि हाई कोर्ट ऑफ पटना में ही काम कर रहे हैं। अगर आप वहीं काम कर रहे हैं, चाहे आप डेली वेज पे कर रहे हैं, परमानेंट है या फिर डेप्यूटेशन पे है, तब आपके ऊपर ये 5 साल वाला रूल जो एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर सपोज कीजिए किसी पे एक से ज्यादा जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला अप्लाई हो रहा है, जो उनके लिए बेस्ट है उन्हीं को चूज किया जाएगा। और हाँ, ये जो अपर एज लिमिट में जितने भी कास्ट बेसिस पे आपने चीज देखे, वो बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल है। और हाँ, उन्हीं पर एप्लीकेबल तो है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर स्टेज पे जाइएगा तो आपको अपना डोमिसाइल या मतलब जिसे कहते हैं आप कह लें आवासीय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, जो भी बिहार का ऑफिशियल वे। ऐसे आपको जानना है कि आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे वीडियो डाला और हमने ITAP पर भी इसका लिंक प्रोवाइड किया है, वहीं देख लें आप। अगर आपको कास्ट और कैटेगरी ये सब भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आप किस जाति से आते हैं। अगर आपने OBC लिखा है या बैकवर्ड क्लास लिखा है, तो आपको इसका सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और अगर आपको जानना है कैसे बनाते हैं, तो हम आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आज ही करेंगे, और आप वहां देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, लाइव चलेगा वो। उसके बाद देखिए आगे मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या है, कि
आपके पास जो है ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी होना चाहिए उससे। साथ में आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए कम से कम 6 महीना का, उसका सर्टिफिकेट हो सकता है या आपके पास डिप्लोमा हो सकता है। वहीं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जब आप जानिएगा, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया कम से कम 2 साल के लिए, या फिर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक लड़का है और या लड़का या लड़की है, इधर भी है एक लड़का या लड़की, तो अगर इनके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन और इनके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इन्हें प्रेफर किया जाएगा और भी मेरिट सब चीजों को देखा जाएगा इस जगह। अब देखिए रिजर्वेशन का मामला आपको यहाँ हम समझाते हैं बिहार में कैसे होता है। जितने भी सीट्स जैसे 550 सीट्स है ना, तो उनमें से 16% जो है एससी के लिए है, 1% शेड्यूल ट्राइब के लिए है, 18% जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए है, 12% जो है बैकवर्ड क्लास के लिए, अब 10% जो है ईडब्ल्यूएस के। लेकिन अब देखिए इनमें से जो भी है, जैसे 16% है, अब 16% में से 35% सीट महिलाओं के लिए सिर्फ शेड्यूल कास्ट में। अब जो भी महिला शेड्यूल कास्ट में आती है, अब 16 सीट मान लीजिए, सपोज कीजिए 100 सीट है अब शेड्यूल कास्ट के लिए, तो इनमें से क्या होगा, 65 सीट पर जो है सभी तो लड़ेंगे ही, बट ये जो 35 सीट बचेगा ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस 65 सीट पर, अब देखिए 35 सीट पर तो महिला भरेंगे, अभी जो बाकी 65 सीट बचा है, सपोज कि जिस पे अब जितने भी कैंडिडेट पास किए हैं उनमें से अगर किसी महिला ने ज्यादा नंबर लाया है तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये तो उन्हें एक्स्ट्रा मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ उसके बारे में बताया भी है, बिहार सरकार जो महिलाओं को 35% आरक्षण देता है, वहीं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को 4% देता है रिजर्वेशन। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि जैसे ये 189 जो सीट है, हो सकता है कि इफिशियंसी या किसी भी मेरिट लिस्ट में अगर महिलाओं का नाम नहीं हो पाया, मान लीजिए 160 ही सीट फिल हो पाया, अब जो बचा बाकी 29 सीट, इस पे क्या होगा कि जो भी मेल कैंडिडेट है, मतलब इस सीट्स को फिर डिवाइड कर दिया जाएगा कास्ट बेसिस पे, 29 सीट को इस पे जो मेल कैंडिडेट को से फिल करवाया जाएगा सभी चीज को। लाइक अब जो भी 29% बचा ना सीट, जैसे 29 सीट इस पे बचे हैं जो, हाँ 29 सीट को अब इसी कास्ट बेसिस पे जो आपने परसेंटेज देखा उसी बेसिस पर डिवाइड करके फिर इस सीट्स को फिल किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये जो डोमिसाइल का बेनिफिट्स होगा, बिहार के हैं आप, आपको प्रेफर किया जाए तो इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया जैसा कि आई टैब पर भी हम इसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर नहीं तो आप हमारे चैनल खोलकर देख सकते हैं, आप वहाँ देखिएगा आय प्रमाण पत्र बनाने की विधि, और वहाँ हमने पूरे प्रोसेस के साथ बताया है और कैसे आपका 7 दिन में जो है आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। अभी फॉर्म में भी 1 मंथ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी ही अप्लाई करें और आपका 7 दिन में बनकर आपको ईमेल और सब जगह पे मिल जाएगा। हाँ, अगर आप फॉर्म भरते टाइम अपना कैटेगरी नहीं भरते हैं तो आपको फाइनल स्टेज पर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, आपको एक तरह से जनरल रिगार्ड किया जाएगा। और हाँ, जो मतलब ये देखिए ऐसा हो सकता है, द कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट shall not be entitled to the benefit of reservation. Such candidates shall be treated as general category candidates. In case women candidates, caste certificate issued from father side shall only be treated as valid. अब देखिए क्या है एक्चुअली कि ये जो आप सपोज कीजिए आप ओबीसी में बट आप किसी कारणवश अपना नहीं दे पाए, या फिर आप बिहार के ही हैं बट आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो आपको जनरल माना जाएगा। और हाँ, अगर कोई लड़की अप्लाई कर रही है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो उनके पिताजी का कास्ट है, वही उसी को वैलिड माना जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ भी वही चीज बोला गया, जो SC ST उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास है तो आपको दिखाना पड़ेगा। बिहार अथॉरिटी जो बनाती है, हम इसके बारे में वीडियो सब डालेंगे, हमने EWS के बारे में भी वीडियो डालना है। अभी तो फिलहाल हमने क्या कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का वीडियो, सॉरी आवासीय प्रमाण पत्र का वीडियो डाला है, उसे भी हम कुछ दिन में अपलोड कर देंगे, आप देख के अपना अप्लाई कर सकते हैं। वही फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में, इन्हें भी है कंपिटेंट अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी सर्टिफिकेट को इशू कराती है उनसे उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाँ, जो भी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, कहीं कहीं आपने क्या देखा यूपीएससी सब केस में कि अगर कोई जो व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं, मतलब क्या कहते हैं, किसी अंग से वो ठीक नहीं होते हैं, तो वो अपने साथ एक आदमी को लेके जाते हैं जो उनका पेपर लिखता है। बट इस केस में क्या आपको कोई भी वैसा चीज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा टाइम भी आपको नहीं दिया जा रहा है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को। देखिए एक्चुअली इसने पहले ही इसमें बोला गया है कि आप फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होने का सेंस कि आपकी एफिशिएंसी पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कहने का अर्थ यह है। तो इसीलिए यहाँ इस चीज को प्रोविजन नहीं दिया गया है।
अब देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद रिटन टेस्ट होना है, फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर जो है इंटरव्यू होगा। ये चारों लेवल के बाद जो है मेरिट बनेगा। अब आगे देखते हैं कुछ जो स्टैंडर्ड है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है 40% जो आना ही चाहिए, फिर रिटन टेस्ट में भी 40% और 30% इंटरव्यू में। देखिए अब यहीं से केस उठता है कि महिलाएं क्यों नहीं सीट्स फुल कर सकती। सपोज कीजिए ऐसा मान लीजिए 160 महिलाएं ने इसको पास किया, लेकिन उसके बाद जो है 29 सीट बच गए, तो 29 सीट पे मतलब एक्चुअली किसी महिलाओं ने 40% से ज्यादा नंबर नहीं लाया, तो इतने सीट्स खाली रह गए, जिसको बाद में मेल कैंडिडेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये हर जगह लेवल होता है, हो सकता है रिटन टेस्ट में नहीं आ पाए या इंटरव्यू में नहीं हो पाए, तो उसी कारण से सीट्स को डिवाइड किया जाएगा। सिलेबस के बारे में हम आपको नीचे बताते हैं। वही फी का जान लें तो अगर आप जनरल हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपसे 1200 रुपये लिया जाएगा। और वहीं आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, तो आपसे सिर्फ 600 रुपये लिए जाएंगे। पेमेंट जो ऑनलाइन मोड से होगा, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से, हाँ, और इसे किसी भी हाल पर रिफंड नहीं किया जाएगा। याद रखें, एक बार आपने फी पे कर दिया तो फी पे हो गया। और ये जो फी में जो है 600 रुपए की माफी SC/ST ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए। अगर आप किसी और स्टेट में SC/ST हैं तो आपको ये चीज नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल जो कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन को है कि आप जब फॉर्म भरिएगा ना, तो तभी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको कौन सा सेंटर चाहिए, तो आप उस हिसाब से चूज करें पहला ऑप्शन और आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, कि आपने पहले फॉर्म भरा, आपने जो भी किया आपको मिलेगा। सपोज कीजिए अब किसी जगह पे पार्टिकुलरली 10,000 कैंडिडेट का एग्जाम लिया जा सकता है। अब 10,000 जो पहले बंदे आकर उसको फिल करेंगे तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस जगह कुछ महिलाओं को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उन्हें उनके ही होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, या उनका जो भी चॉइस होता है। तो याद रखें आप पहले फॉर्म को भरें ताकि आपको इस चीज का फायदा मिल सके। नीचे कुछ दिया है डिटेल कहाँ कहाँ आप सेंटर चूज कर सकते हैं। और यहाँ आपको 3 ऑप्शन रहेगा, 3 सिटी को चुनने, जो भी आपके घर से नजदीक 3 रहेगा उसे चुन लें ताकि आपको एग्जाम देने में आसानी हो। आगे देखेंगे तो यहाँ है अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। हाँ, अपॉइंटमेंट के केस में है कि जो भी एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में बताया गया है कैसे करना है वो इसी हिसाब से होगा। अगर कुछ भी बदलाव इन केस लाया जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ ये बदलाव आया है। और हाँ, आपको किसी भी तरीके से मतलब व्यक्तिगत मामले में आपको सूचित नहीं किया जाएगा। मतलब जैसा कि आप सोच रहे हैं आपको ईमेल पर मैसेज दिया जाए या फोन नंबर पे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे हम आपको बता दें, अगर किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह का नोटिस, किसी भी तरह का सूचना आता है तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए कि हाँ, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कुछ स्कीम या प्रोसीजर सब में चेंज ला सकते हैं। हो सकता है इनमें कैंडिडेट्स कम अप्लाई करें तो ये किसी और बेसिस पर सिलेक्शन कर ले, बहुत ज्यादा अप्लाई करें तो किसी और बेसिस पर सिलेक्शन करें, तो कुछ भी बदलाव हो जाएगा। आपके पास कोई भी यहाँ मतलब हक नहीं है कि आप उस जगह क्वेश्चन अराइज करें। और यहाँ मतलब रीएवेल्यूशन का कोई बात नहीं। सपोज कीजिए आपने अप्लाई किया बट आपको यहाँ मतलब आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स कट गया या कुछ हो गया, तो यहाँ रीएवेल्यूशन का चांस नहीं है ना, रीचेक का चांस है। तो याद रखें मतलब इस रिगार्डिंग आप कुछ भी ट्राई कीजिएगा तो उसे नहीं मतलब माना जाएगा। नीचे आइए, क्या कहते हैं, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने ही पड़ेंगे जो कि 40% है प्रीलिमिनरी टेस्ट में, तभी आप रिटन टेस्ट में बैठ पाइएगा, याद रखें। तो ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जान लीजिए जो भी कैंडिडेट्स को का जो सिलेक्शन होगा उसका मिनिमम वो क्वालिफाई किए रहेंगे रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में और जो कंप्यूटर। देखिए अगर कोई लड़का सेलेक्ट हो रहा है तो उनको सारे फील्ड में जो है मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद फिर मेरिट बेसिस पे जो सिलेक्शन होगा तो होगा। और हाँ, ये जो सिलेक्शन किया जाएगा वो मार्क्स किया जाएगा सिक्योर जो कि आपने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में लाया है। देखिए ये जो पहला जो टेस्ट है ना, फर्स्ट वाला जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें जो क्वालिफाइंग होगा आप वो पास कर लें, इस मार्क्स का कोई भी योगदान नहीं रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन में जो आपका रिटन टेस्ट है, यहाँ देख लीजिए, उसके बाद और जो इंटरव्यू है वो आपका डिफाइन करे कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं। और देखिए अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा बंदे इक्वल मार्क्स लाए हैं तो उन केस में जो है उन केस में जो लड़के रिटर्न में जिन्होंने ज्यादा नंबर लाया है उन्हें प्रेफर किया जाएगा, या फिर अगर इसमें भी उन दोनों का सेम आ जाता है तो उन्हें प्रेफर किया जाएगा जिनका जन्म पहले हुआ है।
और हाँ, ये जो वेटिंग लिस्ट है, मतलब क्या कहते हैं, ये कुछ समय तक समय लगता है वेटिंग लिस्ट सब चीज़ों को होने में, तो आपको इसका इंतजार करना है सही तरीके से हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कब क्या आया है इस केस में। और आपको चलिए, ये तो बात की बात है अपॉइंटमेंट लेटर सबका, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको जरूर सूचित करेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो बदलाव ला सकते हैं हाई कोर्ट, इन सभी के रिगार्डिंग है। तो चलिए, इस वीडियो में खास इतना ही, मैंने आपको सारा डिटेल दिया कि क्या सब आपके पास होना चाहिए, क्या क्या मतलब जरूरी है। बाकी नीचे आप कुछ आइएगा तो आपको कुछ सिलेबस रिगार्डिंग है, वैसे आपको हम इसका पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करेंगे। और याद रखिए, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, इसका पीडीएफ जरूर सेव करके रखिएगा, इन फ्यूचर ये काम आने वाला है। इन्होंने पहले ही इसको लेकर नोटिस किया, तो आप इस चीजों को गंभीरता से लें। साथ में आपका कलर पासपोर्ट साइज सब फोटो वोटो होना चाहिए, जो कि आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते टाइम, वो सब फोटो आपके पास जरूर रहे। एडमिट कार्ड सब जो आपको कुछ दिन पहले ही अलॉट कर दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको जरूर नोटिफाई करेंगे। ये आपके घर वर पे नहीं भेजा जाएगा, आपको यहाँ आके एक्चुअली ऑनलाइन डाउनलोड करना है, इसका हम प्रोसेस आपको उस टाइम जरूर बताएंगे। उसके बाद देख लीजिए, हाँ, अब आपको कुछ अपना आई कार्ड जो है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आई कार्ड, इन सब तरह कोई भी आई कार्ड जिसका आपका फोटो है, उन सभी को आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर सब पे हम आपको लेटर बताएंगे, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या सब वहाँ कैरी नहीं करना और क्या क्या कैरी करना है। बाकी नीचे आते ही, हाँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी जरूर होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद और देखिए, ये जो रिकॉर्ड रिलेटिंग टू असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 वुड बी अवेलेबल अप टू 365 डेज from the date of declaration of final result, and thereafter all examination material shall be weeded out and no communication in this regard shall be entertained with this recruitment drive। कहा जा रहा है कि ये जो फाइनल लिस्ट आएगा ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगा इस जॉब से रिलेटेड, वो 1 साल तक रहेगा साइट पे अवेलेबल, उसके बाद हटा दिया जाएगा, उसके बाद फिर से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस जो है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होना है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपसे जो है जनरल अवेयरनेस जीके पूछा जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश रहेगा 25 नंबर का, हिंदी रहेगा 25 नंबर का, और कंप्यूटर अवेयरनेस 10 नंबर का, टोटल 100 नंबर का रहेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40 है, और 2 घंटे का ये आपका एग्जाम होगा। वहीं रिटर्न टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश होगा 60 नंबर का, और जो है जनरल हिंदी भी 40 नंबर का, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, अब मिनिमम क्वालिफाइंग है आपको, अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट फील्ड है, इसमें आपको टोटल में 40 मिनिमम रहेगा, लेकिन वहीं जब आप रिटर्न टेस्ट दीजिए तो आपको 60 में से 24 लाना है और 40 में से 16 कम से कम लाना है, अगर आप इससे क्वालिफाई होना चाहते हैं। तो याद रखें, आपको सेक्शनल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी में 23 आ गया, इसमें 17 आ गया, तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि पहले नोटिस किया जा रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 24 तो होने ही चाहिए भाई आपके पास। कंप्यूटर टेस्ट ये जो है पासिंग इन नेचर है, और आपका इंटरव्यू 10 नंबर का हो, जिसमें आपको कम से कम 3 नंबर लाने पड़ेंगे। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट की ये सब कुछ है जनरल अवेयरनेस को लेकर, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ से देखकर पता कर सकते हैं कि क्या क्या है आपको जो मतलब एक्चुअली कैरी करना है। बाकी अब देख लीजिए, सभी चीजों को लेकर सिलेबस दिया हुआ है, रिटर्न टेस्ट को भी लेकर सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्या होना चाहिए, आपके पास इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो अब देखिए, ये कुछ सिटी है जहाँ आप सेंटर ले सकते हैं, आप ये अपना अपना जगह ढूंढ लें जो भी आपसे नजदीक हो। कुछ 15 जगह पर आपको अपना जो है ये चुनने का मौका मिल रहा है, जिसमें पटना है, भोजपुर अटारा है, नालंदा है, बिहार शरीफ में जो है गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, ईस्ट चंपारण है, दरभंगा है, बेगूसराय है, सारण है, पूर्णिया है। तो इन्हीं 15 जगह पर आपको सेंटर मिलेगा, आप अपने घर के नजदीकी 3 सेंटर को चुन सकते हैं। चलिए, ये सेंटर के बारे में क्लियर हो गया। बाकी ऐसे हम आपको बता दें, आपको किसी भी तरह का जो डाउट हो रहा है तो आप जरूर हमसे पूछ लें। यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इस साइट पर आकर करना है अप्लाई। नीचे देखिए, यहाँ क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन का है अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको रजिस्टर करना है। इन सब तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा, हम आपको ये पीडीएफ लिंक में प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं हो फ्यूचर में कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को मिस कर गए और आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गया। चलिए, मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से। जय हिंद।